जय हिंद साथियों, आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि गणित का है। तो यहाँ पर 2024 प्रैक्टिस सेट 1 है और इसका कोड है HV। तो आप लोगों को पता ही होगा साथियों, किसी भी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट कितना महत्वपूर्ण होता है। तो प्रैक्टिस सेट आप लोग ज़रूर हल कीजिए, इससे आपका बहुत बेनिफिट होगा और आपको इससे एक आंकड़ा लग जाएगा कि मैं कितने नंबर पा सकता हूँ या मेरा पेपर इस समय किस स्थिति में है, हमें और कितनी सुधार करने की ज़रूरत है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग गणित में प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो आप लोग इस सीरीज को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा हुआ है खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। 20 प्रश्न OMR शीट में भरने के लिए आते हैं जो 1 नंबर के होते हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे, उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं साथियों पहला प्रश्न, खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। कह रहा है एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर राशियों की संख्या अधिकतम कितनी होती है, 3 होती है। उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं तो हम लोग इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई हमको समीकरण दिया गया है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये एक प्रकार का त्रिघात बहुपद है। अब त्रिघात बहुपद को जब हल करेंगे तो इसमें अधिकतम कितने शून्यांक प्राप्त होंगे, तो अधिकतम शून्यांक कितने होंगे, 3 होंगे। इसके शून्यांक 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, 140। अब इसे हम लोग काटेंगे। तो 2 से 2 7 14, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 पंची 10, फिर 5 से काटेंगे तो 5 सते 35, फिर 7 एक कम 7। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या हो जाएगी, इसे हम लिखेंगे 140 बराबर 2 की पावर कितने हैं, 2 है तो 2 की पावर 2 लिखेंगे, गुणे 5 कितने हैं, तो 5 केवल 1 है। उसके बाद में 7 कितने हैं, तो 7 1 है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी, यानी 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इस प्रकार से ए हो जाएगा सी, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन दूसरे का सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे नंबर में सी नंबर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 3 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है भाज्य कामा भाजक कामा भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले। मान लीजिए हमको 2 से भाग देना है 5 को, तो क्या लिखेंगे, 2 दूना 4, मतलब 2 बार जाएगा और कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पर जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल। इसे क्या लिखेंगे, शेषफल लिखेंगे। अब जो हमारा उत्तर आया है इसे क्या कहेंगे, भागफल। ये क्या होता है, भागफल। और जितने से हम भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं, भाजक। क्या हो जाएगा, भाजक।
और जिसको भाग दिया जाता है इसे कहेंगे भाज्य। क्या हो जाएगा? भाज्य। तो इसका सूत्र क्या हो जाता है? यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। क्या हो जाएगा? भाजक गुणे भागफल, जितना उत्तर आया है, भागफल प्लस जो हमारा शेष बचा है उसे प्लस में लिख देंगे, प्लस शेष फल। तो इस प्रकार से सूत्र क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और जितना शेष आया है प्लस शेषफल। तो इस प्रकार से ये हमारा सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? भाज्य बराबर भाजक, यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो तीसरा का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब 4 नंबर देखते हैं साथियों। सवाल कह रहा है रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। यानी आपको बताना है कि अद्वितीय हल होगा कि 2 हल होंगे, कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो आपको इस सवाल को ध्यान से पढ़ना है। तो इसके लिए हम पहले एक चार्ट के माध्यम से सूत्र देख लेंगे, उसके बाद में इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक चार्ट देख लेंगे। यहाँ पर लिखा है अनुपातों की तुलना, उसके बाद में आलेखीय निरूपण, फिर कह रहा है बीज गणितीय व्याख्या और उसके बाद में संगतता। तो यहाँ पर जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, यानी a1/a2 बराबर नहीं होंगे b1/b2 के, तो क्या होगा? यहाँ पर आलेखीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी और बीज गणितीय व्याख्या, इसमें एक और केवल एक हल या अद्वितीय हल होगा। और इसकी संगतता कैसी होगी? निकाय संगत। कब? जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के होगा, यानी a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तब ये सभी कंडीशन लागू होंगी। दूसरा देखते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब इस तरीके का समीकरण प्राप्त होगा, अर्थात समीकरण में ये कंडीशन फॉलो हो रही होगी, तब आलेखीय निरूपण संपाती रेखाएं होंगी, बीज गणितीय व्याख्या अनंत हल और संगतता निकाय संगत या निर्भर है। अब तीसरा देख लेते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। अगर ये कंडीशन आ रही है तो आलेखीय निरूपण समांतर रेखाएं होंगी और बीज गणितीय व्याख्या कोई हल नहीं है और संगतता निकाय असंगत है। तो इस प्रकार से इस चार्ट को हमको याद रखना चाहिए। अब इसी पर आधारित वो क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं साथियों। जो 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसे लिखेंगे साथियों। तो यहाँ पर लिखा है 4 नंबर क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर हम लोग इसकी तुलना कर लेंगे। तो a1 बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, b1 बराबर यहाँ पर 2 हो जाएगा और c1 बराबर 5 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 2 से देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है -3x माइनस 6y और प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 है। इसमें देखेंगे तो a2 बराबर -3, b2 बराबर -6 और c2 बराबर 1। ये समीकरण नंबर 2 से हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा था a1/a2 बराबर
B1/B2। अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर होंगे तभी हम तीसरा देखेंगे C1/C2। तो यहाँ पर A1 का मान कितना दिया गया है? A1 का मान 1, A2 का मान -3 बराबर B1 का मान 2 और B2 का मान -6। यहाँ पर काटेंगे इसे तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 कट जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/-3 बराबर 1/-3, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के। अब हम C1/C2 देख लेंगे। तो C1, यहाँ पर C1 का मान कितना दिया गया है? 5, C2 का मान 1 दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 के, क्योंकि यहाँ पर A1/A2 का मान -1/3 और B1/B2 का मान ये भी 1/3 है माइनस का, लेकिन C1/C2 नहीं है बराबर, क्योंकि यहाँ पर 5 आ रहा है। तो इसे हम नॉट इक्वल लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? ये 5/1 मान सकते हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है, तो इसमें ये तीसरी कंडीशन बन रही है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो यहाँ पर कह रहा है कि समीकरण युग्म का हल होगा, तो क्या अद्वितीय होगा? तो क्या इसमें अद्वितीय कहीं लिखा है? नहीं है। इसमें कितने हल होंगे? क्या 2 हल होंगे? ये तो ऑप्शन में नहीं होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? क्या इसमें अनेक हल दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी। अगर पूछता आलेखीय निरूपण कैसा है, तो समांतर रेखाएं हैं। बीजगणितीय व्याख्या कैसी होगी? तो कोई हल नहीं है। संगतता इसकी कैसी होगी? निकाय असंगत है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से जरूर पढ़ लीजिए साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर देखेंगे साथियों, समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 ... का सर्वांतर होगा। यानी हमको ये सीरीज दी गई है, इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 5 नंबर -5, (1, 3, 7। अब इसी प्रकार से दिया गया है। अब कह रहा है इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो सर्वांतर क्या लिखेंगे? D बराबर T2 - T1। तो यहाँ पर ये T1 हो जाएगा, इसे T2 कहेंगे, इसे T3, इसे T4, इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो T2 का मान -1 और T1 का मान -5, लेकिन माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5। अब इसे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो D बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? सर्वांतर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सर्वांतर बराबर कितना आ जाएगा? 4 है। इसे हम लोग सर्वांतर कहते हैं, सर्वांतर, या फिर पदांतर भी लिखा मिल सकता है आपको। तो सर्वांतर, पदांतर या फिर डी। तो सर्वांतर कितना आ जाएगा? सर्वांतर बराबर 4 आ जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। तो 5 का ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो 5 नंबर को हमने इस प्रकार से हल किया है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अब 6 नंबर देखते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विवितकर होगा। विवितकर का सूत्र बताना है यहाँ पर। तो d बराबर b² - 4ac, ये विवितकर का सूत्र है। तो यहाँ पर ax² + bx + c का
विविधकर ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस प्रकार से 6 का सी नंबर सही है। अब 7 नंबर देखते हैं साथियों। दो बिंदुओं ब्रैकेट में 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी, यानी बीच की दूरी ज्ञात करना है, उसके बाद में आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 2,3 और उसके बाद में 4,1 कितना हमको दिया गया है। तो पहले 2 हम इसे x1 मानेंगे और 3 को y1, इसको x2 मानेंगे और इसे y2। x1 बराबर 2 दिया गया है, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4 दिया गया है, y2 बराबर 1। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखेंगे, d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रख देंगे, तो x1 का मान 2 दिया गया है, x2 का मान 4 होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 3 दिया गया है, y2 का मान 1 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर घटाएंगे तो -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर घटाएंगे तो 2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे बराबर रूट में 2 दूना 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। इसके जोड़ा बन रहे हैं तो लिखेंगे 2 अंडर रूट में 2। यही हमारा मात्रक या इकाई आंसर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया गया है 2, फिर बी में दिया गया है 2 अंडर रूट 2, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 7 का बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अब 8 नंबर दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम सूत्र देखेंगे, उसके बाद में हल करेंगे। तो यहाँ पर सूत्र देख लेते हैं साथियों। तो यहाँ पर सूत्र दिया गया है साथियों, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। अगर हमको कोई द्विघात समीकरण दिया गया है, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों की प्रकृति नेचर ऑफ द रूट्स, उसके विविधकर b स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर निर्भर करती है। विविधकर का सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। यदि हम विविधकर के सूत्र से हल करते हैं, यदि उसका आंसर धनात्मक आ रहा है या फिर 0 से बड़ा आ रहा है और पूर्ण वर्ग है, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक, परमेय और असमान होगी। यदि हम d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac से जब हल करते हैं, यदि आंसर धनात्मक आ रहा है और 0 से बड़ा आ रहा है परंतु पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक, अपरमेय तथा असमान होगी। यदि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आ रहा है या फिर d लेस देन है 0 से, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अधिकल्पित या फिर काल्पनिक। उसके बाद में यदि विविधकर का मान 0 आ रहा है अर्थात d बराबर 0 आ रहा है, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक या फिर समान। कब, जब d बराबर 0 आ रहा है। तो ये चार्ट बहुत महत्वपूर्ण साथियों,
आप लोग इसको याद कर लीजिए। अब इसी पर आधारित वो सवाल था, तो उसमें कह रहा है मूलों की प्रकृति कैसी है, समान है। तो समान है मतलब d बराबर 0 है। तो इस प्रकार से इसी सूत्र से हल करेंगे। तो 8 नंबर क्या कह रहा है साथियों, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था समान या बराबर, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0। तो a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर -12 और c बराबर m। इतना हमको दिया गया है। अब जब मूल बराबर हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, d बराबर 0। तो व्युत्क्रम का सूत्र क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर हम लोग b का मान कितना दिया गया है, -12 का होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान दिया गया 3 गुणे c का मान दिया गया है m। हमने इसी सूत्र पर मान रख दिया है। अब 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, 12 बराबर 144 हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो 4 3 12 m बराबर 0 हो जाएगा। 144 को उस पार भेजेंगे तो -12m बराबर -144, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर 144/12। इसे हम काट देंगे, 12 × 12, 12 पर ही हम 144। तो m बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर 12। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे। 8 नंबर, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, m बराबर 12। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, डी। 8 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। यानी कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब हुआ जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज ABC। तो यहाँ पर एक त्रिभुज हम दे लेते हैं। एक त्रिभुज है ABC। उसके बाद में इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 2a है। अगर ये 2a है तो ये भी 2a हो जाएगी और ये भी 2a हो जाएगी। तीनों भुजाएं 2a हमको दी गई हैं। अब यहाँ पर कह रहा है समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो यहाँ पर ये तीनों कोण कितने हैं, 60 अंश के ये कोण हो जाएंगे। यहाँ पर यदि हम एक लंब रेखा खींच दें, ये शीर्ष लंब है, यहाँ पर C है, इसे हम D मान लेंगे, ये D है। तो टोटल दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2a है, तो ये a हो जाएगी और ये भी a हो जाएगी। अब हमको ज्ञात करना है शीर्ष लंब की लंबाई, मतलब हमको CD ज्ञात करना है, C और D। इसे हम L मान लेंगे, हमने इसे L मान लिया है। अब हम त्रिभुज ADC क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADC में तो यहाँ पर कोण कितने अंश का बना है, 60 अंश का। तो लिखेंगे साइन 60 अंश बराबर, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब कितना दिया गया है, यहाँ पर L है, और कर्ण, ये कर्ण भुजा कितनी दी गई है, 2a। यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय से हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर साइन 60 बराबर लंब L है और कर्ण कितना दिया गया है,
2a हमने लिख दिया। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 बराबर L/2a। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे त्रियक गुणा कर लेंगे तो L बराबर कितना हो जाएगा? √3a या a√3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर विकल्प में दिया गया है a√3, तो L बराबर a√3। यही हमारी लंब की लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 9 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 10 नंबर देखते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। एक हमको ये टेबल दी गई है, वर्ग अंतराल और उसके बाद में बारंबारता। तो वर्ग अंतराल जो दिया गया है हमने वर्ग अंतराल लिख दिया यहाँ पर। बारंबारता जो दी गई है हमने बारंबारता यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर लिखा है मध्यमान, तो मध्यमान में 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 4 का आधा 2 हो जाएगा। यहाँ पर 5 3 8, 8 का आधा 4 हो जाएगा। 7 5 12, 12 का आधा 6 हो जाएगा। यहाँ पर 7 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, तो 16 का आधा 8। यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो 20, 20 का आधा 10। तो इस प्रकार से दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे तो यहाँ पर मध्यमान प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा f और x, तो f और x को गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 चौको 8, 6 चौको 24, 2 8 16, 3 दहमा 30। अब इसे जोड़ देंगे तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा? सिग्मा fx बराबर 84 और बारंबारता को जो जोड़ेंगे तो n बराबर 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है समांतर माध्य यानी माध्य कहे या समांतर माध्य कहे, तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे n, ये सूत्र होता है। तो सिग्मा fx 84 दिया गया है और बारंबारता n का मान 14 आया है। अब इसे काट देंगे तो 14 छंग 84, मतलब 6 बार में कट जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? 10 का डी। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 का डी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अब 11 नंबर में दिया गया है साइन 27 अंश बटे कॉस 63 अंश का मान होगा। इसका मान ज्ञात करना है। तो इस सवाल में क्या लिखेंगे? यहाँ पर साइन 27 लिखा है तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63 और बटे में कॉस 63 अंश, इसी प्रकार से लिख देंगे। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस 63 बराबर क्या हो जाएगा? कॉस 63। सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस 63 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा तो बराबर कितना आंसर आ जाएगा? 1। यही हमारा आंसर है। तो 11 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस ए बराबर √3/2, तो साइन 2a का मान होगा, यानी साइन 2a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस ए बराबर √3/2 हमको दिया गया है। यहाँ पर ये √3/2 कास में कितने का मान होता है? तो इसे हम लिख सकते हैं कास ए बराबर कास 30 अंश। ये कास 30 का मान होता है। तो कास से कास कैंसिल, ए बराबर 30 अंश, यानी ए का मान कितना है? 30 अंश है। हमको मान किसका ज्ञात करना है? साइन 2a का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइन 2a बराबर, यही हमको ज्ञात करना है। तो साइन 2a,
तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 2a बराबर साइन 2 गुणे ए का मान कितना है, हमको दिया गया है 30 अंश, तो हम यहाँ पर 30 अंश लिख देंगे, बराबर ये क्या हो जाएगा 30 दून 60, साइन 60 हो जाएगा। अब साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान √3/2, ये साइन 60 का मान होता है। तो इस प्रकार से इसमें कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12 नंबर का डी नंबर सही हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। अब प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, 1 + tan² a बटे 1 + cot² a, ये हमको सवाल दिया गया है प्रश्न नंबर 13 में। कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान हमको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 1 + tan² a, तो इसका सूत्र होता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा, ये सूत्र होता है। और एक सूत्र ये भी होता है 1 + cot² थीटा, 1 + cot² थीटा बराबर cosec² थीटा, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर 1 + tan² a लिखा है, तो 1 + tan² a के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, sec² a लिख सकते हैं, क्योंकि sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं sec² a, जब a लिखा तो हमने a लिख दिया है। फिर लिखा है 1 + cot² a, तो इसका सूत्र होता है cosec² थीटा, क्योंकि cosec² थीटा बराबर 1 + cot² थीटा होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे cosec² a हो जाएगा। अब इसे हम sec थीटा, तो sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos a, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाएंगे, तो एक सूत्र होता है, यहाँ पर देख लेते हैं, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये भी सूत्र होता है। और एक सूत्र होता है cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, ये सूत्र होते हैं। तो हमने sec² थीटा के स्थान पर यहाँ पर a लिखा है, तो sec² a के स्थान पर 1/cos² a लिख दिया है। अब यहाँ पर लिखा cosec² a, तो इसका सूत्र होता है cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/sin² a। अब जब बटे की संख्या बटे में होती है, तो इसे हल करने के लिए जो ऊपर संख्या लिखी है मतलब अंश में, तो उसे इसी प्रकार से लिख देंगे 1/cos² a, और 1/sin² a है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लग जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे पलट देंगे तो sin² a बटे में 1 हो जाएगा। हमने 1/cos² a ऐसे ही लिख दिया, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, इसे पलट देंगे तो sin² a बटे में 1 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो sin² a बटे ये हो जाएगा cos² a। अब इसका सूत्र होता है sin/cos, इसका सूत्र होता है tan थीटा, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा स्क्वायर लगाएंगे, a लिखा तो a लिखेंगे। तो इस प्रकार से sin² a बटे cos² a बराबर क्या हो जाएगा,
tan स्क्वायर a। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको डी नंबर में tan स्क्वायर a आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को हल किया है। तो आप लोग इसे देख सकते हैं साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, sin 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा जब a बराबर है। मतलब a का मान कितना है ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे sin 2a बराबर 2 sin a, हमने लिख दिया। sin 2a बराबर 2 sin a cos a, इसका सूत्र होता है, यहाँ पर लिखा है 2 sin थीटा। अगर यहाँ पर देखें तो इसका सूत्र होता है 2 sin थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पर लिखा है 2 sin a, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 sin a इंटू cos a बराबर, यहाँ पर दिया गया है जो वही लिखेंगे 2 sin a। तो यहाँ पर 2 sin a से 2 sin a कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर cos a बराबर, यहाँ पर 1 बचेगा। तो cos a बराबर ये किसका मान हो जाएगा cos 0 अंश का मान, ये cos 0 अंश का मान हो जाएगा। तो cos से cos कैंसिल, तो a बराबर कितना आ जाएगा 0 अंश, यानी a बराबर 0 अंश, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब विकल्प में देखते हैं साथियों कितना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर a हमारा सही हो जाएगा, इसमें 0 आ रहा है। तो 14 नंबर का a नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 0 आ रहा है और आंसर में भी 0 आ रहा है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। 22 सेमी परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कह रहा 22 सेमी परिधि, हमको क्या दिया गया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 22 सेमी हमको दिया गया है। तो वृत्त की परिधि 2 पाई r बराबर 22 सेमी। अब यहाँ पर ये कट जाएगा 2 से 11, तो पाई r बराबर 11 आ जाएगा। पाई का मान 22/7 गुणे में r हो जाएगा बराबर 11। अगर हम यहाँ पर r को रोक लेंगे तो r बराबर 11 और ये बटे में जाएगा तो गुणे 7/22, इसे काटेंगे 11 एकम 11, 11 दूना 22, तो r बराबर 7/2, ये r का मान 7/2 आ जाएगा। अब कह रहा है वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, यहाँ लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई r स्क्वायर, 1/4 पाई r स्क्वायर। तो 1/4 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे r का मान कितना है 7/2 है। तो यहाँ स्क्वायर लगा है तो लिखेंगे 7/2 गुणे 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 और ये 11 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर इसका गुणा कर लेंगे तो 11 सते 77 और 4 दून 8 सेमी स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से
वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। अब विकल्प में देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर विकल्प में सी नंबर सही हो जाएगा, 77/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कैप्सूल का संयोजन है, क्वेश्चन कह रहा है कैप्सूल का संयोजन है। तो इसमें कैप्सूल का संयोजन हो जाएगा एक बेलन एवं 2 अर्ध गोलों का। तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका माध्यक होगा। अब इसको हल करेंगे। अब यहाँ पर सूत्र देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो यहाँ पर माध्य कभी कभी समांतर माध्य भी लिखा होता है, माध्यिका में माध्यक भी लिखा होता है। तो ये सूत्र है समांतर माध्य। तो ये सूत्र है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो सवाल में क्या कह रहा है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य कितना दिया गया है, 32 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माध्य हमको दिया गया है 32। उसके बाद में बहुलक कितना दिया गया है, 35। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर 35, ये हमको दिया गया है। अब कह रहा उनका माध्यक मतलब माध्यिका हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर हमको माध्यिका ज्ञात करना है। अब इसे हल करेंगे साथियों। अब इसे हम यदि माध्यिका को आगे लिख देंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर बहुलक और प्लस 2 माध्य बटे में कितना हो जाएगा, 3। ये हमारा सूत्र बन जाएगा। देखिए सबसे पहले बहुलक लिखा है तो बहुलक लिखा रहने दीजिए। ये जो माध्यक है यहाँ पर माध्य को इस पार लाएंगे तो बहुलक प्लस 2 माध्य हो जाएगा। तो वही लिखा बहुलक प्लस 2 माध्य, और 3 गुणे में ये बटे में आ जाएगा तो हमने बटे में लिख दिया है। अब यहाँ पर बहुलक हमको कितना दिया गया है, 35। तो 35 लिखेंगे प्लस 2 गुणे माध्य कितना दिया गया है, 32 और बटे में 3 हो जाएगा। तो 35 प्लस ये कितना हो जाएगा, 64, यानी 2 दूना 4 और 3 दूनी 6, 64/3। अब इसे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 99 हो जाएगा बटे में 3 से इसे काटेंगे तो 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 बराबर 33। तो इस प्रकार से 17 नंबर जो आंसर है इसका आंसर 33 आ जाएगा। विकल्प में इसका आंसर सही हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पर डी में 33 दिया गया है। तो लिखेंगे 17 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 18 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा, यानी बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है और ये बारंबारता दी गई है। तो 0 से 5 इसकी बारंबारता 8 है, 5 से 10 इसकी बारंबारता 7 है, और 10 से 15 इसकी बारंबारता 18 है, 15 से 20 इसकी बारंबारता 19 है, और 20 से 25 इसकी बारंबारता 6 है। तो इसमें हमको देखना कि सबसे ज़्यादा किसकी बारंबारता है। तो यहाँ पर 19, सबसे ज़्यादा 19 है। तो यहाँ पर कह रहा है वर्ग ज्ञात कीजिए, वर्ग अंतराल बताना है। तो जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता है, अर्थात बारंबारता में जौन सी संख्या बड़ी है उसी का वर्ग हम देखेंगे। तो यहाँ पर 19 है, तो 19 का वर्ग कितना हो जाएगा, 15 से 20। तो इस प्रकार से
विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 15 से 20, 18 का बी नंबर सही हो जाएगा। अब 19 नंबर देखते हैं साथियों। दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता होगी। यानी दो पासे आपको एक साथ उछालना है और उनका योग 10 होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि एक पासा है, तो पासा में केवल 6 संख्याएं लिखी होती हैं। यानी आप लोगों ने देखा होगा लूडो में एक लिखा होता 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 से ज़्यादा संख्याएं नहीं होती हैं। तो यहाँ पर अगर पासा उछालेंगे तो परिणाम कौन कौन से आ सकते हैं? या तो एक एक आ सकता है, क्योंकि दो पासा है यहाँ पर, तो दोनों के तो एक एक आएंगे, ये तो 1 2 या तो 1 3, इसी प्रकार से 2 1 2 3 और इसी प्रकार से कई हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं उसे। तो यहाँ पर देखा जाए अगर कुल परिणाम, अगर हम देखें कुल परिणाम, पासा को जब उछालेंगे तो कुल परिणाम क्या हो सकते हैं? सबसे पहले 1 1 आ सकता है, या फिर 1 2 1 3 और 1 4, उसके बाद में 1 5 और 1 6, इसी प्रकार से लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल 36 घटनाएं घट सकती हैं, अर्थात इसमें देखा जाए तो 36 प्रकार से कुल परिणाम हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? कुल परिणाम बराबर 36, क्योंकि यहाँ पर दो पासा हम उछाल रहे हैं तो 6 गुणे 6 मतलब 36। कुल घटनाएं कितनी प्रकार से घट सकती हैं? 36। अब यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम देख लेते हैं। सवाल में क्या कह रहा है कि उछालने पर संख्याओं का योग 10 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 10 तो प्राप्त नहीं होगा, और उसके बाद में 4 6 4 10, यहाँ पर 6 4 10 हो जाएगा, और 5 वाले में 5 5 10 ये भी हो जाएगा, और 6 वाले में देखा जाए तो 6 4 10, यानी कुल अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? कुल अनुकूल परिणाम, कुल अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम बराबर 3 हो जाएंगे। कुल अनुकूल परिणाम बराबर 3 है और कुल परिणाम बराबर 36 हैं। तो हम क्या लिखेंगे? प्रायिकता। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और कुल परिणाम 36 हैं। इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/12। ये कितना हो जाएगा? 1/12। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा, 1/12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुविकल्पीय का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसे हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। एक पासा है, उसको फेंका जाता है, लेकिन कह रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सवाल में कह रहा है एक पासा है,
तो अगर एक पासा को जब फेंका जाएगा तो 1 2 3 4 5 6, यानी कुल घटनाएं कितनी घट सकती हैं? 6। और कह रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता, मतलब सम संख्या, तो 2 4 6। घटना कितनी प्रकार से घट सकती है? 3 प्रकार से। तो क्या लिखेंगे? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बराबर 3, क्योंकि 2 4 6 केवल 3 संख्या सम है ना, तो यहाँ कह रहा है सम संख्या कह रहा है, तो इसीलिए 3 हो जाएगा। उसके बाद में कुल परिणाम, कुल परिणाम, तो टोटल घटना कितने प्रकार से घट सकती है? 6। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर अनुकूल, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितना दिया गया है? 3 है, तो लिखेंगे 3 बटे कुल परिणाम 6, इसे काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 20 में कौन विकल्प सही हो जाएगा इसे देख लेंगे। तो यहाँ पर 1/4 1/3 है, सी में 1/2 है, तो 20 नंबर का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/2।